श्रुतिपीडिया में आपका स्वागत है। आज 16 जनवरी 2026 है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज पोंगल के अवसर पर द हिंदू अखबार प्रकाशित नहीं हुआ है। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, तैयारी रुकनी नहीं चाहिए। इसीलिए आज हम द इंडियन एक्सप्रेस के कुछ बेहद ज़रूरी लेखों पर एक गहरी नज़र डालेंगे। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा के लिहाज से कोई भी महत्वपूर्ण विषय छूट न जाए। बिल्कुल। और आज की हमारी चर्चा 3 अहम ध्रुवों के इर्द गिर्द घूमेगी। हम शुरुआत करेंगे पश्चिम एशिया की जटिल जियोपॉलिटिक्स से, जहां हम इजराइल के ताज़ा रुख को समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम इस तनाव के माहौल से निकलकर ईरान की राजधानी तेहरान की सड़कों पर चलेंगे। वहाँ एक तस्वीर है जो हमें उस देश की सांस्कृतिक धड़कन के बारे में बहुत कुछ बताती है। और फिर अंत में हम भारत और अमेरिका के बीच जो नए रणनीतिक संबंध बन रहे हैं, उनकी पड़ताल करेंगे। ये तीनों ही विषय, मैं बता दूं, जीएस पेपर 2 के नजरिए से बहुत अहम है। तो चलिए आज की इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम एशिया की। एक ऐसा क्षेत्र जो हमेशा किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बना रहता है। अखबार के पहले पन्ने पर ही इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की एक तस्वीर है। और हम सब जानते हैं कि जब भी उनकी तस्वीर इस तरह से छपती है तो इसका मतलब है कि रीजन में कुछ बड़ा चल रहा है। आपने सही पकड़ा। इस तस्वीर के कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहला सवाल यही उठता है कि हाल की घटनाओं को देखते हुए इजराइल की मौजूदा पॉलिसी आखिर है क्या? क्या सरकार ने कोई नया कड़ा बयान दिया है या उनकी स्ट्रैटेजी में कोई बदलाव आया है? क्योंकि इजराइल का हर कदम इस बेहद संवेदनशील क्षेत्र में, आप कह सकते हैं, एक रिपल इफेक्ट पैदा करता है। और शायद सबसे बड़ा सवाल ये है कि इजराइल की जो मौजूदा नीतियां हैं वो क्षेत्र में पहले से मौजूद तनाव को कम कर रही हैं या फिर वे आग में घी डालने का काम कर रही हैं। बिल्कुल, यहीं पर बात और गहरी हो जाती है। इजराइल का कोई भी कदम सिर्फ उसकी अपनी सीमाओं तक सीमित नहीं रहता। इसका सीधा असर पूरे रीजन की स्टेबिलिटी पर पड़ता है। जैसे ईरान और सऊदी अरब जैसे जो बड़े रीजनल प्लेयर्स हैं, वो इजराइल के हर कदम पर बहुत करीबी नजर रखते हैं। अच्छा, यहाँ मुझे एक बात समझनी है। हम अक्सर ईरान और इजराइल के तनाव की बात तो करते हैं, लेकिन सऊदी अरब और यूएई जैसे देश, जिन्होंने अब्राहम अकॉर्ड्स के बाद संबंध सामान्य करने की दिशा में बड़े कदम उठाए थे, उन पर इसका क्या असर पड़ रहा है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए, इजराइल का कोई भी अग्रेसिव पोस्चर इन अरब देशों को एक बेहद मुश्किल स्थिति में डाल देता है। एक तरफ उन्होंने इजराइल के साथ इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक संबंध बनाए हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें अपनी घरेलू जनता और जो अरब जनमत है उसका भी ध्यान रखना होता है। और वो फिलिस्तीन के मुद्दे पर बहुत संवेदनशील हैं। तो एक बहुत ही फाइन बैलेंस है। एग्जैक्टली एक बहुत महीन संतुलन है, और इजराइल की कठोर नीतियां इस संतुलन को बिगाड़ सकती हैं, जिससे इन समझौतों का भविष्य ही खतरे में पड़ सकता है। तो इसका मतलब है कि ये तनाव सिर्फ एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बल्कि ये एक डिप्लोमैटिक और एक सोशल पजल भी बनता जा रहा है। अब अगर हम इसका दायरा और बढ़ाएं तो भारत के लिए इसके क्या मायने हैं? हम अक्सर एनर्जी सिक्योरिटी और हमारे प्रवासियों की सुरक्षा की बात करते हैं, जो जरूरी है, पर क्या कोई ऐसा पहलू है जिस पर कम ध्यान दिया जाता है? बिल्कुल, एनर्जी और प्रवासी सुरक्षा तो सर्वोपरि हैं ही। खाड़ी में अस्थिरता का मतलब है तेल की बढ़ती कीमतें और हमारी अर्थव्यवस्था पर सीधा असर। हाँ, और वहां बसे लाखों भारतीयों की सुरक्षा तो हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है ही, लेकिन जो अनकहा जोखिम है वो कहीं ज्यादा गहरा है। सबसे बड़ा खतरा यह है कि अगर ये संघर्ष एक खास सांप्रदायिक रूप ले लेता है तो खाड़ी में बसे लाखों भारतीयों के बीच तनाव पैदा हो सकता है, और ये भारत के लिए एक बड़ी डोमेस्टिक सिक्योरिटी चुनौती बन जाएगा। ये एक बहुत ही गंभीर बात है। यानी एक विदेशी संघर्ष का असर हमारे अपने सोशल फैब्रिक पर पड़ सकता है। तो यूपीएससी परीक्षा के लिहाज से स्टूडेंट्स को इस विषय को कैसे देखना चाहिए? देखिए, ये विषय सीधे तौर पर जीएस पेपर 2 में भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह के अंतर्गत आता है। मेंस में ये सवाल आ सकता है कि पश्चिम एशिया के संकट का भारत के हितों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और भारत की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। और प्रीलिम्स में इस क्षेत्र से जुड़े स्थानों जैसे रेड सी, होर्मुज स्ट्रेट, इन पर मैप बेस्ड प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। इस तरह की हार्ड जियोपॉलिटिक्स को देखकर तो यही लगता है कि दुनिया सिर्फ मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर से ही चलती है। लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है?
हमारे अखबार की एक और तस्वीर एक बिल्कुल अलग कहानी कहती है, जो हमें ईरान ले जाती है। हाँ, वो तस्वीर वाकई में बहुत कुछ कहती है। तस्वीर में फुटपाथ पर एक किताबों की दुकान है और एक व्यक्ति अपने स्कूटर पर बैठे बैठे ही किताबें देख रहा है। ये एक बहुत ही सामान्य सा दृश्य है, लेकिन इसका सिंबलिज्म, मतलब इसका प्रतीकवाद, बहुत गहरा है। एक तरफ हम ईरान को उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम, ग्लोबल प्रतिबंधों के चश्मे से देखते हैं, लेकिन ये तस्वीर हमें उस देश की एक जीवंत सड़क संस्कृति और ज्ञान के प्रति वहां के आम लोगों के लगाव को दिखाती है। अगर हम इसे बड़ी पिक्चर से जोड़कर देखें, तो ये किसी भी देश की सॉफ्ट पावर को समझने का एक बेहतरीन उदाहरण है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हम अक्सर देशों को केवल उनकी सरकारों की नीतियों से आंकते हैं, लेकिन ये तस्वीर हमें याद दिलाती है कि हर सरकार के पर एक समाज होता है, लोग होते हैं, एक संस्कृति होती है। जमीनी हकीकत पर कोई खास असर नहीं है। ये एक बहुत जायज सवाल है और इसका जवाब हाँ या ना में नहीं है। ये सच है कि एक तस्वीर ईरान की सरकार की नीतियों को नहीं बदल सकती, लेकिन ये तस्वीर उस समाज की आंतरिक शक्ति को दिखाती है, उसके लचीलेपन को दिखाती है। ये दिखाती है कि प्रतिबंधों और दबाव के बावजूद वहाँ के लोग दुनिया से जुड़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। ये कल्चरल रेजिलियंस ही किसी भी राष्ट्र की असली ताकत होती है, जो मुश्किल दौर में भी उसे टूटने नहीं देती। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि हम अक्सर देशों को केवल उनकी सरकारों के चश्मे से क्यों देखते हैं, जबकि उनकी असली ताकत उनकी संस्कृति और लोगों में हो सकती है। और यही सवाल डिप्लोमेसी के लिए भी जरूरी है। जब दूसरे देश ईरान के साथ कोई डील करते हैं, तो क्या वे सिर्फ वहाँ की हुकूमत से बात कर रहे हैं, या वे वहाँ के करोड़ों लोगों की सांस्कृतिक समृद्धि और उनकी आकांक्षाओं को भी ध्यान में रख रहे हैं। और हमारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए इस दृष्टिकोण का क्या महत्व है? ये दृष्टिकोण न केवल जीएस पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस के उत्तरों में एक यूनिक डायमेंशन जोड़ने के लिए उपयोगी है, बल्कि निबंध के पेपर में भी ये बहुत काम आ सकता है। संस्कृति, समाज, सॉफ्ट पावर बनाम हार्ड पावर जैसे विषयों पर निबंध में इस तरह का उदाहरण आपके तर्क को बहुत मजबूत बना सकता है। ईरान की ये सांस्कृतिक ताकत, जिसे हम सॉफ्ट पावर कह रहे हैं, हमें दिखाती है कि एक देश की मजबूती सिर्फ सैन्य शक्ति से नहीं आती। और यही सोच हमें हमारे अगले विषय पर ले जाती है, जहां भारत अपनी ताकत को एक अलग तरीके से बढ़ा रहा है, टेक्नोलॉजी और हेल्थ के क्षेत्र में अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करके। बिल्कुल सही कनेक्शन है। अखबार में 2 तस्वीरें हैं, एक अमेरिकी राष्ट्रपति की और दूसरी भारत में एक नई BSL-4 यानी बायोसेफ्टी लेवल 4 लैब के उद्घाटन की। देखने में ये अलग लग सकती हैं, लेकिन ये एक ही कहानी के 2 हिस्से हैं। यही बात मुझे दिलचस्प लगी है। ये तस्वीरें एक बड़े ट्रेंड की ओर इशारा कर रही हैं। स्वास्थ्य सुरक्षा और जो क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, उन क्षेत्रों में भारत और अमेरिका के बीच एक गहरी होती साझेदारी। यहाँ जो आकर्षक है वो यही बदलाव है। हेल्थ सिक्योरिटी, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस, सेमीकंडक्टर, AI, ये वो नए फ्रंटियर्स हैं जहां भारत अमेरिका पार्टनरशिप अब फोकस कर रही है। BSL-4 लैब इसी का एक ठोस उदाहरण है। तो जरा हमारे श्रोताओं के लिए ये समझाइए कि एक BSL-4 लैब आखिर इतनी बड़ी बात क्यों है, ये स्ट्रेटेजिकली क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है? देखिए, बायोसेफ्टी लेवल 4 किसी भी बायोलॉजिकल लैब का हाईएस्ट लेवल होता है। इन लैब्स में इबोला, मार्बर्ग जैसे दुनिया के सबसे खतरनाक वायरसों पर शोध होता है, जिनका कोई ज्ञात इलाज या टीका नहीं होता। अच्छा, अब तक दुनिया में ऐसी कुछ ही दर्जन प्रयोगशालाएं थीं। भारत का इस एलीट क्लब में शामिल होना उसे भविष्य की महामारियों और बायोलॉजिकल खतरों से निपटने के लिए आत्मनिर्भर बनाता है। ये हमें वैक्सीन और डायग्नोस्टिक्स विकसित करने की दौड़ में दुनिया के लीडिंग देशों की कतार में खड़ा कर देता है। और इसमें अमेरिकी सहयोग का क्या महत्व है? इसका महत्व बहुत बड़ा है। ऐसी लैब्स को बनाने और चलाने के लिए जिस स्तर की टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टीज चाहिए, वो बहुत एडवांस्ड होती है। अमेरिकी सहयोग का मतलब है कि भारत को वो अत्याधुनिक तकनीक और ट्रेनिंग मिल रही है। ये दिखाता है कि दोनों देशों के बीच ट्रस्ट का लेवल कितना बढ़ गया है। इस साझेदारी के बड़े फ्रेमवर्क की बात करें तो अक्सर ICET और क्वाड का भी जिक्र आता है। ये लैब उस बड़ी तस्वीर में कहाँ फिट होती है? ये उस बड़ी तस्वीर का एक बहुत अहम हिस्सा है। ICET यानी इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इस सहयोग का मुख्य इंजन है। इसी तरह क्वाड में भी हेल्थ सिक्योरिटी एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। तो ये BSL-4 लैब कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि एक व्यापक रणनीतिक तालमेल का नतीजा है। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर एक सवाल मन में आता है, क्या हम एक महाशक्ति के बहुत ज्यादा करीब जाकर अपनी पारंपरिक रणनीतिक स्वायत्ता की नीति से समझौता तो नहीं कर रहे?
रूस जैसे हमारे पुराने दोस्तों के साथ संबंधों पर इसका क्या असर पड़ेगा? ये इस साझेदारी की सबसे बड़ी चुनौती है और एक ऐसा सवाल है जिस पर लगातार बहस होती है। अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखना भारत की विदेश नीति का मूल सिद्धांत रहा है। अमेरिका के इतने करीब जाने का मतलब है कि रूस जैसे हमारे पारंपरिक सहयोगियों के साथ संबंधों में संतुलन बनाना और भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो आज की दुनिया में भारत को अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। तो फायदे शायद जोखिमों से ज़्यादा हैं, बशर्ते हम अपने बाकी संबंधों को कुशलता से बैलेंस कर पाएं। और यूपीएससी के लिहाज से ये विषय ये सीधे जीएस पेपर 2 के विकसित देशों की नीतियों का भारत के हितों पर प्रभाव और द्विपक्षीय संबंधों से जुड़ा है। इस पर सीधा सवाल आ सकता है कि क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में भारत अमेरिका साझेदारी भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है और इसकी राह में क्या चुनौतियां हैं। सबसे पहले बात करेंगे भारत की नई BSL-4 लैब की ये क्या है और क्यों ये हेल्थ सिक्योरिटी में एक गेम चेंजर है। फिर हम देखेंगे सेमीकंडक्टर्स की दुनिया, जिन्हें नया तेल कहा जा रहा है, और इसमें भारत के सामने क्या मौके और क्या मुश्किलें हैं, इस पर भी बात होगी। इसके बाद ISRO के गगनयान मिशन का एक क्रूशल टेस्ट, जो टेक्नोलॉजी से ज्यादा इंसानी जिंदगी की कीमत पर फोकस करता है। और फिर हम जमीन पर उतरेंगे। बाघों की बढ़ती आबादी एक नई चुनौती क्यों बन गई है, ये समझेंगे। और अंत में हिमालय से आई एक चेतावनी, जो शायद हमारे भविष्य के सबसे बड़े संकट की घंटी बजा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहली खबर से शुरू करते हैं। पुणे में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में एक नई BSL-4 लैब की नींव रखी गई है। अब ये BSL-4 सुनने में किसी स्पाई मूवी का कोड नेम लगता है। आखिर ये है क्या, और ये सिर्फ एक और लैब का बनना है या इससे कुछ ज्यादा? ये सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि हेडलाइन पढ़कर इसका असली मतलब समझना मुश्किल है। देखिए, BSL का मतलब है बायोसेफ्टी लेवल। ओके। ये लैब्स की रेटिंग है 1 से 4 के स्केल पर कि वो कितने खतरनाक जर्म्स को हैंडल कर सकती हैं। BSL-1 आपकी स्कूल की लैब जैसी होती है। ठीक है। BSL-4 on the other hand is the absolute maximum security prison for the world's deadliest pathogens. डेडलिएस्ट पैथोजेंस मतलब हम इबोला, निपा जैसे वायरसों की बात कर रहे हैं, जिनके नाम से ही डर लगता है। Exactly. ये वो जगह है जहां ऐसे वायरसों पर रिसर्च होती है। आप कल्पना कीजिए कि वैज्ञानिक किसी आम लैब कोट में नहीं, बल्कि एक फुल बॉडी एयर सप्लाइड पॉजिटिव प्रेशर सूट पहनकर काम करते हैं। अच्छा, वो जो फिल्मों में दिखाते हैं स्पेस सूट जैसा? बिल्कुल, उसे स्पेस सूट भी कहते हैं। पूरी लैब नेगेटिव एयर प्रेशर पर होती है, जिसका मतलब हवा बाहर से अंदर तो आ सकती है, पर अंदर की हवा का एक कण भी बाहर नहीं जा सकता। वाह! तो भारत के लिए इसका होना इतना जरूरी क्यों है? हमारे पास पहले से लैब्स तो हैं ही। इसका जवाब कोविड-19 के अनुभव में छिपा है। याद कीजिए वो शुरुआती दिन। हाँ, बिल्कुल। जब हम टेस्ट रिजल्ट्स के लिए वायरस के स्ट्रेन को समझने के लिए दूसरे देशों की रिसर्च पर निर्भर थे। वी वर रिएक्टिव, नॉट प्रोएक्टिव। सही बात है। ये BSL-4 लैब हमें वो क्षमता देती है कि भविष्य में किसी भी खतरनाक वायरस के फैलने पर हम ग्राउंड जीरो पर इन हाउस रिसर्च कर सकें। हमें किसी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो ये सिर्फ एक लैब नहीं है, ये एक तरह की साइंटिफिक सॉवरेनिटी या वैज्ञानिक संप्रभुता हासिल करने जैसा है। That's a brilliant way to phrase it. It is about strategic autonomy in public health. ये स्वास्थ्य सुरक्षा में आत्मनिर्भर भारत का एक कॉन्क्रीट एग्जाम्पल है। और UPSC एस्पिरेंट्स के लिए कैसे रेलेवेंट है? देखिए, GS पेपर 3 में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर या पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस पर सवाल आता है, तो सिर्फ हमें R&D बढ़ाना चाहिए जैसा जेनेरिक पॉइंट लिखने की बजाय इस BSL-4 फैसिलिटी का जिक्र करना और उसे साइंटिफिक सॉवरेनिटी के कॉन्सेप्ट से जोड़ना, that's what separates a great answer from a good one. समझ गया। तो हमने देखा कि कैसे भारत माइक्रोस्कोपिक लेवल पर खतरों से निपटने की तैयारी कर रहा है। अब बात करते हैं एक और माइक्रोस्कोपिक चीज की जो आज दुनिया चला रही है, सेमीकंडक्टर चिप। हाँ, एक आर्टिकल में इन्हें नया तेल यानी न्यू ऑयल कहा गया है। ये मुझे थोड़ा एग्जैजरेटेड लगता है। तेल तो देशों की इकोनॉमी और जंगें तय करता है, क्या एक छोटी सी चिप वाकई इतनी ताकतवर है? शुरू में ये एग्जैजरेशन लग सकता है, लेकिन आज की हकीकत यही है। 20वीं सदी की ताकत तेल के कुओं से आती थी, 21वीं सदी की ताकत सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट्स से आती है। आपकी कार, आपका फोन, हॉस्पिटल्स में लगी MRI मशीन
और देश की सिक्योरिटी के लिए जरूरी मिसाइल सिस्टम्स, इन सब का दिमाग वो छोटी सी चिप ही है। तो प्रॉब्लम इज, इस नए तेल का प्रोडक्शन कुछ ही जगहों पर कॉन्सेंट्रेटेड है। आप ताइवान की बात कर रही हैं? हाँ, ताइवान अकेला दुनिया की 60% से ज्यादा चिप्स बनाता है, और जो सबसे एडवांस्ड कटिंग एज चिप्स हैं, उनका तो 90% से ज्यादा। और ताइवान की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन तो हम सब जानते हैं। बिल्कुल, अगर कल वहां कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो पूरी दुनिया की डिजिटल इकोनॉमी रुक जाएगी, कार्स बननी बंद हो जाएंगी, फोन नहीं बनेंगे। इट्स अ मैसिव ग्लोबल रिस्क। और इसीलिए भारत का इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन इतना अहम हो जाता है। बट इट्स नॉट इजी, राइट? ये चिप्स बनाना इतना मुश्किल क्यों है? चुनौतियां बहुत बड़ी हैं और उनका स्केल समझना जरूरी है। एक मॉडर्न सेमीकंडक्टर फैब यानी फैक्ट्री बनाने में 15 से 20 बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट लगता है। इतना ज्यादा? हाँ, दैट्स मोर देन द एनुअल बजट ऑफ मेनी स्मॉल कंट्रीज। लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है। एक फैब को एक हॉस्पिटल ऑपरेटिंग रूम से 10 गुना ज्यादा साफ होना पड़ता है। हवा में धूल का एक कण भी करोड़ों की चिप्स बर्बाद कर सकता है। अविश्वसनीय। और इसे लगातार 24/7 एक छोटे शहर जितनी बिजली चाहिए, विदाउट एनी सिंगल फ्लिकर ऑफ इंटरप्शन। और हर रोज लाखों लीटर अल्ट्रा प्योर वाटर चाहिए, जो पीने के पानी से हजारों गुना ज्यादा साफ होता है। ये तो इंजीनियरिंग की एक्सट्रीम लिमिट है। तो इन सब के बीच एक और शब्द सामने आता है, डिजिटल सॉवरेंटी, यानी डिजिटल संप्रभुता। इसका इस मिशन से क्या लेना देना है? डिजिटल सॉवरेंटी एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है किसी देश की अपने डिजिटल फ्यूचर, अपने नागरिकों के डेटा और अपने क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल करने की क्षमता, बिना किसी बाहरी देश के दबाव के। अच्छा। जब आप चिप्स इंपोर्ट करते हैं तो आप ये नहीं जानते कि उसमें कोई हिडन बैकडोर या वल्नरेबिलिटी तो नहीं है जिसका इस्तेमाल आपके खिलाफ हो सकता है। राइट। जब आप चिप्स खुद बनाते हैं तो आप अपने कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, पावर ग्रिड्स और डिफेंस सिस्टम्स पर पूरा कंट्रोल रखते हैं। यू ओन द ब्रेन ऑफ योर नेशंस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो परीक्षा के नजरिए से ये सिर्फ मेक इन इंडिया का एक और एग्जाम्पल नहीं है? बिल्कुल नहीं। जीएस पेपर 3 में इसे सप्लाई चेन रेजिलियंस, नेशनल सिक्योरिटी और इंडस्ट्रियल पॉलिसी तीनों से जोड़ना होगा। प्रीलिम्स में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के स्पेसिफिक्स पर सवाल आ सकता है, लेकिन मेंस में सवाल इसकी चुनौतियों पर होगा। तो हमने देखा कि कैसे जमीन पर भारत अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का दिमाग बना रहा है। अब देखते हैं कि इसी आत्मनिर्भरता की सोच को भारत आसमान की बुलंदियों तक यानी अंतरिक्ष में कैसे ले जा रहा है। आईएसआरओ अपने गगनयान मिशन के लिए क्रू एस्केप सिस्टम का एक अहम टेस्ट कर रहा है। और ये गगनयान मिशन का शायद सबसे क्रिटिकल टेस्ट है। गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है, एन इंडियन एस्ट्रोनॉट ऑन एन इंडियन रॉकेट फ्रॉम इंडियन सॉइल। इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें इंसानी जान दांव पर है। एक रॉकेट लॉन्च में इतनी सारी चीजें होती हैं, इंजन, फ्यूल, ऑर्बिट। ऐसे में इस एक छोटे से एस्केप सिस्टम पर इतना जोर क्यों? What does this focus tell us about ISRO's philosophy? ये आइसरो की फिलॉसफी का कोर दिखाता है। सेफ्टी इज पैरामाउंट, इंसान की जान सबसे पहले। ये क्रू एस्केप सिस्टम एसेंशियली एस्ट्रोनॉट्स के लिए एक इजेक्टर सीट है, जैसे फाइटर जेट्स में होती है। हाँ, कुछ वैसा ही। ये एक छोटा लेकिन बहुत पावरफुल रॉकेट है जो क्रू कैप्सूल के ऊपर लगा होता है। लॉन्च के पहले कुछ मिनटों में अगर मेन रॉकेट LVM-3 में कोई भी बड़ी खराबी आती है तो ये सिस्टम सेकेंड्स के अंदर फायर होता है, कैप्सूल को मेन रॉकेट से खींचकर दूर ले जाता है और फिर पैराशूट्स की मदद से उन्हें सुरक्षित नीचे ले आता है। तो ये मिशन को बचाने के लिए नहीं, एस्ट्रोनॉट्स को बचाने के लिए। एग्जैक्टली। दिस शोज अ मैच्योरिटी इन अ स्पेस प्रोग्राम। हम सिर्फ अंतरिक्ष में पहुंचने की जल्दी में नहीं हैं, हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम वहां सुरक्षित पहुंचे। सही बात है। मुझे याद है जब राकेश शर्मा 1984 में अंतरिक्ष में गए थे, तब पूरा देश जश्न मना रहा था। लेकिन वो एक सोवियत रॉकेट था, एक सोवियत मिशन का हिस्सा थे। गगनयान का असली मतलब है कि अब हम अपने वैज्ञानिकों, अपने रॉकेट और अपनी जमीन से किसी भारतीय को भेजेंगे। इट्स अ मैटर ऑफ नेशनल प्राइड, डेकेड्स इन द मेकिंग। और ये टेस्ट दिखाता है कि भारत अब यूएसए, रशिया और चाइना के उस एलीट क्लब में शामिल होने के लिए तैयार है। बिल्कुल। और जीएस पेपर 3 स्पेस टेक्नोलॉजी में ये पॉइंट बहुत जरूरी है। सवाल सिर्फ गगनयान की टेक्निकल डिटेल्स पर नहीं आएगा, बल्कि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस पर आएगा। हाउ इट बूस्ट साइंस, इंस्पायर्स यूथ एंड एनहांसेस नेशनल प्रेस्टीज। चलिए
अंतरिक्ष की ऊंचाइयों से अब वापस जमीन पर आते हैं और पर्यावरण से जुड़े कुछ जरूरी मुद्दों को देखते हैं। यहाँ एक ऐसी खबर है जो थोड़ी उलझन में डालती है। हेडलाइन कहती है, बाघों की संख्या बढ़ी लेकिन उनके गलियारे सिकुड़ गए। ये तो एक पैराडॉक्स जैसा है, अ गुड न्यूज दैट्स एक्चुअली हाइडिंग अ बैड न्यूज। ये कॉन्जर्वेशन की एक क्लासिक चैलेंज है जिसे पैराडॉक्स ऑफ प्रोटेक्शन भी कहते हैं। एक तरफ 1973 में शुरू हुए प्रोजेक्ट टाइगर ने शानदार काम किया है। हमारी बाघों की आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा है। करेक्ट, अबाउट 75% ऑफ द वर्ल्ड्स वाइल्ड टाइगर्स लिव इन इंडिया। ये एक बहुत बड़ी सफलता है। लेकिन दूसरी तरफ जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, हम हाईवेज, रेलवेज, कैनाल्स, माइनिंग प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। और इससे हो क्या रहा है कि जंगल के बड़े बड़े हिस्से छोटे छोटे टुकड़ों में बट रहे हैं, हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन हो रहा है। और यहीं पर वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स का कॉन्सेप्ट आता है। एग्जैक्टली ये कॉरिडोर्स वो कुदरती रास्ते हैं जिनसे जानवर, खासकर बाघ, जिनका इलाका बहुत बड़ा होता है, एक जंगल से दूसरे जंगल जाते हैं। ये जेनेटिक डाइवर्सिटी बनाए रखने और ओवरक्राउडिंग से बचने के लिए जरूरी है। तो जब ये रास्ते सड़कों या खदानों से ब्लॉक हो जाते हैं तो बाघ अपने इलाके से बाहर गांवों और खेतों में आने लगते हैं। एंड द रिजल्ट इज अ शार्प राइज इन ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। इसी से जुड़ा एक और मुद्दा है जिस पर अखबार में चर्चा है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट। इसका इस कॉरिडोर वाली प्रॉब्लम से क्या कनेक्शन है? दिस रेजेस एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अबाउट बैलेंसिंग डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन। यह सीधे तौर पर जुड़ा है। इस संशोधन में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिन्हें लेकर एनवायरमेंटलिस्ट्स ने चिंता जताई है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के 100 किलोमीटर अंदर तक की जमीन को नेशनल सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स के लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस से छूट देना। अब भारत की कई सीमाएं इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज जैसे हिमालय या नॉर्थ ईस्ट में हैं, जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। और डीम्ड फॉरेस्ट वाला मामला भी है। हाँ, ये वो जमीनें थी जो ऑफिशियली फॉरेस्ट नहीं थी, पर उनमें जंगल जैसे पेड़ पौधे थे और सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने फैसले के तहत उन्हें भी प्रोटेक्शन मिली हुई थी। नए अमेंडमेंट ने इस प्रोटेक्शन को सीमित कर दिया है। तो आलोचकों का मानना है कि इससे फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट करना आसान हो सकता है। हाँ, और जिससे ये वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स और भी ज्यादा श्रिंक होंगे। तो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ये जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट का एक परफेक्ट केस स्टडी है। आपको प्रोजेक्ट टाइगर की सफलता को एक्नॉलेज करना है, लेकिन साथ ही ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट और हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन जैसी चुनौतियों का क्रिटिकल एनालिसिस भी करना है। और आज का आखिरी विषय, जो शायद सबसे गंभीर चेतावनी है, हिमालय से। एक नई स्टडी कहती है कि हिमालय के ग्लेशियर्स इतनी तेजी से पिघल रहे हैं जितनी पहले कभी नहीं देखी गई। एन अनप्रेसिडेंटेड रेट ऑफ मेल्टिंग। ये बहुत चिंताजनक है। हिमालय के ग्लेशियरों को आर्कटिक और अंटार्कटिका के बाद थर्ड पोल यानी तीसरा ध्रुव कहा जाता है। तीसरा ध्रुव? हाँ, ये कोई एकेडमिक टर्म नहीं है। गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, हमारी ये बड़ी नदियां जिन पर 100 करोड़ से ज्यादा लोग निर्भर हैं, उन्हें गर्मियों में पानी इन्हीं ग्लेशियरों से मिलता है। देयर आर वाटर टावर्स। तो ये स्टडी क्या कहती है? व्हाट आर द की फाइंडिंग्स? स्टडी के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये ग्लेशियर अब बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, इसके 2 बड़े खतरे हैं। एक है शॉर्ट टर्म रिस्क। शॉर्ट टर्म रिस्क? जब ग्लेशियर पिघलता है तो उसके आगे एक झील बन जाती है। कभी कभी इस झील की दीवार टूट जाती है और लाखों टन पानी और मलबा अचानक नीचे की तरफ बहने लगता है। इसे GLOF कहते हैं, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। जैसे 2013 में उत्तराखंड में हुआ था? बिल्कुल, वो इसका एक भयानक उदाहरण था। और लॉन्ग टर्म रिस्क क्या है, जो शायद इससे भी ज्यादा डरावना है? द लॉन्ग टर्म रिस्क इज एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू वाटर सिक्योरिटी इन नॉर्थ इंडिया। अगर ये ग्लेशियर धीरे धीरे खत्म हो गए तो हमारी ये पेरेनियल नदियां जो साल भर बहती हैं, वो सीजनल बन सकती हैं। मतलब मॉनसून में बाढ़ और गर्मियों में सूखा? हाँ, गर्मियों में वो एक पतली धारा बनकर रह जाएंगी या शायद सूख भी जाएं। Imagine the impact on agriculture, drinking water and hydropower for millions of people. तो ये सिर्फ एक एनवायरमेंटल इशू नहीं है, ये ज्योग्राफी, डिजास्टर मैनेजमेंट और वाटर सिक्योरिटी सबका मिला-जुला संकट है। हाँ, GS पेपर 1 ज्योग्राफी में इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द इंडियन क्रायोस्फीयर और GS पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट में GLOFs पर सीधे सवाल बन सकते हैं। यह दिखाता है कि क्लाइमेट चेंज अब कोई दूर का खतरा नहीं है। इट इज हैपनिंग राइट नाउ इन आवर ओन बैकयार्ड।
तो दोस्तों, आज हमने देखा कि भारत एक ही समय में दो अलग-अलग रास्तों पर चल रहा है। एक तरफ हम BSL-4 लैब्स, सेमीकंडक्टर और गगनयान के साथ 21वीं सदी में छलांग लगा रहे हैं। और दूसरी तरफ हमारे जंगल और ग्लेशियर एक अभूतपूर्व संकट का सामना कर रहे हैं। और आज के इस चर्चा से एक बहुत ही जरूरी सवाल उठता है जिस पर एस्पिरेंट्स को जरूर सोचना चाहिए। हाँ, सवाल ये है कि 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने की अपनी यात्रा में भारत तीव्र तकनीकी प्रगति और सतत पर्यावरण संरक्षण के बीच सही संतुलन कैसे बना सकता है? Can development and environment truly go hand in hand? और is a trade-off inevitable? सोचने के लिए एक बेहतरीन बिंदु। उम्मीद है कि ये चर्चा आपकी यूपीएससी की तैयारी में मददगार साबित होगी। आपको ये चर्चा कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो स्टडीपीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चर्चा के PDF नोट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद। जय हिंद।